पहले हम आपको बताएँगे कि अ, जूस और पल्प ये अलग-अलग सेगमेंट है। पल्प से जूस बनते हैं, पल्प से आपका फूड से रिलेटेड जैसे जैम ये सब बनते हैं, पल्प से ही रिलेटेड आपका एप्पल साइडर का डेवलप होता है। इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो पल्प में पल्प्स यूज़ हो रही है। जैसे बेकरी सेगमेंट में बेकरी इंडस्ट्री में भी पल्प का एक काफ़ी बड़ा स्कोप है। जैसे कि बात करें हम केक, तो डेली आज के डेट में ये कोई एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या कोई भी प्रोग्राम हो, घर में कोई भी नया चीज़ का ओकेजन हो रहा है, वो सब चीज़ में क्या होगा एक केक का एक फैशन बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। इसको हम लोग नेगेटिव में तरीके से नहीं लेंगे, पॉजिटिव तरीके से लेंगे। तो उस केक में भी हर जगह पर पल्प का यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल। कोई भी जूस सेंटर होगा वहाँ भी पल्प को क्रश के नाम से यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग मानकर चले कोई जूस स्टॉल में चले गए तो आपको मैंगो शेक या बनाना शेक इस टाइप से काफ़ी वैराइटीज़ फ्लेवर में मिलते हैं। तो वहाँ भी पल्प यूज़ किया जाता है। वहाँ भी इसका काफ़ी बड़ा एक डिमांड है पल्प का। ऐसे ही जो भी जूस की कंपनियाँ हैं, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, हर कंपनी को जूस का नेसेसरी पल्प यूज़ करना ही होता है। ठीक है, तो जूस में भी 2 तरीके से होता है। एक आपको जूस डायरेक्ट नेचुरल टेक्निक से बनाया जाता है जिसको प्रिजर्व करना काफ़ी टेक्निकली डिफिकल्ट होता है और काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। एक सिस्टम वो हो गया जिसको हम लोग कैनिंग पैक में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मैं सिंपल पहले आपको बता रहा हूँ उसके बाद हम लोग अपना क्लास के ऊपर चलेंगे। तो सेकंड थिंग हेलो, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टूल्स एंड मशीनरी। इसके लिए क्या-क्या टूल्स और मशीनरी का रिक्वायरमेंट होगा, है ना? उसके बाद आपका ग्रॉस मार्जिन एंड और ये तो स्वाभाविक रूप में हम लोगों को प्रॉफिट देखना होता है कि इसमें हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई जो बोलते हैं, इसके ऊपर कितना आरओआई आएगा? ग्रॉस मार्जिन क्या है? ये भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है इसको समझना, कैलकुलेशन करना। क्योंकि कोई भी बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करके कैलकुलेशन करें, उससे बेटर रहेगा पहले स्टार्ट में हम लोग प्लानिंग करें, इसमें देखिए कि हमारा आरओआई क्या आ रहा है। हम जो कहीं से मानकर चले इंटरेस्ट में बिज़नेस मानकर चले इंटरेस्ट में फाइनेंस को लेकर बिज़नेस कर रहे हो या मैं बैंक में सेविंग करूँ उससे ज़्यादा मार्जिन आएगा या कम आएगा आरओआई का जो एनुअली जो क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट में हमारा कितने परसेंट का ग्रोथ है, ये सारी चीज़ को कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मेथड्स ऑफ जूस एंड पल्प प्रोड्यूस होता है, जिसमें जूस और पल्प कैसे बनाया जाएगा। इसके बाद इसके अंदर जैसे पहले तो पल्प बनेगा, पल्प के बाद जूस बनेगा। ऐसे और भी काफ़ी चीज़ें जो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के अंदर में, क्योंकि हम लोग करीब मेरे मेरे विचार में 30 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक्स में। उसके बाद सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ क्या रहेगा जिसको हम लोग टेस्ट बिफोर भी बोलते हैं। इसका एक्सपायरी क्या है कितना दिन के लिए है जो एफएसआई का रूल्स के हिसाब से नॉर्म्स के हिसाब से ट्रेड किया गया है। और ये जो सेल्फ लाइफ होते हैं इसमें भी पैकिंग बाय डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे ही रॉ मटेरियल क्या यूज होगा, इसके लिए कच्चे पदार्थ क्या क्या यूज होंगे, केमिकल क्या यूज होगा, पैकिंग मटेरियल क्या यूज होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी क्या रहेगा, क्योंकि हर मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी चाहिए। टू फेज थ्री फेज फोर जनरल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। ऐसे ही 32 किलो वाट क्या यूज होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मैन पावर के ऊपर बात करेंगे, जैसे मैन पावर में हमारे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर आएंगे, कुछ मार्केटिंग टीम भी हमारे रहेंगे, वो भी मैन पावर में हम लोग का काउंटिंग होते हैं। और मैन पावर में जैसे फैक्ट्री के अंदर एक अप्रोच में हम लोग बात करेंगे, एक मिडिल समझिए स्केल का प्रोडक्शन मशीन यूनिट को लेकर हम लोग मैन पावर का बात करेंगे। और एक होगा लार्ज स्केल का, तो ज़्यादा लार्ज स्केल में भी आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफ़ी वास्ट रहेगा। ऐसे लैंड रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, कितना स्क्वायर फीट का स्पेस हमारे पास अगर है तो हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में कितने फ्लेवर के जूस बन सकते हैं, जूस फल का ही बन सकता है या हॉप्स का भी बन सकता है, जो आपने देखे होंगे अभी एलोवेरा, आंवला, त्रिफला इस टाइप के भी काफ़ी हेल्दी जूसेस है ना? इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जूस का जो टॉपिक्स आएगा उस टाइम में हम लोग इसके ऊपर भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि थोड़ा-सा आप लोगों को क्लियर रहे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट जूस एंड पल्प। अभी मैं ये करूँगा आपको सारी चीज़ अब मैं रीड करके फिर आपको बताऊँगा, तो टाइमिंग मेरे ख्याल से
60 मिनट के अंदर सारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बाकी चीज़ आप भी देखते रहिएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊँगा और उसके तरीके से हम लोग चलेंगे तो हमारा काफ़ी आज ज्ञान हम लोग प्राप्त कर पाएँ। ये एक हमारा मोटो रहेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट करें आगे सर। अबाउट जूस एंड पल्प, जैसे अभी हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं। पल्प जो है नेचुरल फ्रूट से डेवलप होता है। पल्प जो है नेचुरल फ्रूट से डेवलप होता है। तो पहले फ्रूट हम जो लेंगे, उस फ्रूट के अंदर भी कुछ टेक्निकली इसको चेक किया जाता है। कोई भी पल्प हो, जैसे पेस्ट के रूप में हम लोग मानकर चले केचप के नाम से हम लोग यूज़ कर रहे हो, क्रॉस के नाम से यूज़ कर रहे हो, या हम लोग समझिए कि गुदा जो बोलते हैं सिंपली लैंग्वेज में, उसी तरीके से हम लोग जो भी इसका मानकर चलिए फ्लेवर के रूप में यूज़ कर रहे हो, वो पहले क्या चीज़ में आ गया, एक फ्रूट्स का उसका बाहर का जो लेयर है, पीलिंग करके जो पल्प होता है एक फ्रूट, उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, एक उसी को बनाना जिसको अपने आप में एक बड़ा सा बिजनेस है। अगर हम लोग जूस बनाना चाहते हैं खाली, तो आप मार्केट से बनी बनाओ पल्प लेकर भी आप इस जूस जूस को क्या बोलते हैं कि डेवलप कर सकते हैं। लेकिन पल्प का ही बिजनेस करना है और पल्प से फिर मेरे को आगे जूस भी बनाना है, टू टाइप, तो इसमें दो डिफरेंट बिजनेस होगा, याद कीजिएगा सब लोग। एक पल्प बनाना, फ्रूट से पल्प बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्केल का बिजनेस है। दूसरा, उस पल्प से फिर जूस बनाना, ये अलग एक सेगमेंट हो जाता है। या जूस से आपने जैम बना, या सॉरी पल्प से आपने जैम बना रहे हैं, या कोई पेस्ट बना रहे हैं, कोई चटनी बना रहे हैं, या आप केचप बना रहे हैं, वो डिसाइड कहाँ से होगा, पल्प से। हर जगह क्या यूज होगा, पल्प यूज होगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल या डिफरेंट फ्रूट के पल्प उसी के अंदर आएंगे, वो अलग मैटर हो। लेकिन पहले क्या हुआ, पल्प तो हमें चाहिए ना, जैसे जूस बनाना हम चाहते हैं, पल्प चाहिए। या हम पहले पल्प तो बनाए, हम लोग फिर सोचे कि चलो हम अभी जूस नहीं बनाएंगे, अभी पल्प का ही बिजनेस करेंगे। तो पल्प का जो बिजनेस होता है, B2B बिजनेस बताया जाता है इसको। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आप उसको कंज्यूमर को डायरेक्ट पल्प कम यूज करते हैं। कोई भी आपने भी जनरल घर में यूज किए, कोई आइटम बनाने होंगे, कुछ भी होंगे, तो आपने रियली आपने पल्प का परचेज किया होगा, है ना? तो मैक्सिमम कोशिश क्या होता है हमारा कि पल्प से तैयार किया हुआ रेडीमेड जो फूड के जो आइटम होंगे, उसी को हमने यूज किया होगा। जैसे क्रॉस, क्रॉस के नाम से एक किलो में आई थिंक 750 ग्राम का भी पल्प मार्केट में आते हैं, जो अच्छी अच्छी ब्रांड की है, अपने ब्रांड का नाम नहीं आएगा, तो अच्छी अच्छी ब्रांड का मार्केट में अवेलेबल है। तो वो क्रश हुआ, जैसे क्रश आप केक बनाने के लिए भी यूज कर रहे होंगे, या क्रश आपको एक मानकर चले शेक बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए भी हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो वो कहाँ से आया, वो भी आया पल्प से ही आया, है ना? पल्प का बिजनेस से ही आया। फर्स्ट पल्प का बिजनेस हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद फिर उसके चैनल बन जाते हैं डिफरेंट। हम लोग जूस में यूज करेंगे, जैम में यूज करेंगे, सॉस में यूज करेंगे, या एप्पल साइडर में यूज करेंगे, उसका डिफरेंट पार्ट है, अभी हम लोग बात भी करेंगे। आज हम लोग बेसिकली ज़्यादा बात करेंगे, डिस्कस जो करेंगे, ये होगा आपका पल्प, और पल्प से रिलेटेड जूस कैसे बनाया जाएगा, या जूस के लिए सिंपली कैसे कैसे तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट करें सर। तो अभी इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको उधर में फास्ट में ले जा रहा हूँ। अभी हम लोग बात करें टूल्स एंड मशीनरी। जैसे हमने अभी जो डिस्कस किए, पहले पल्प का क्या होगा कि मेकिंग होगा, पल्प के बाद हम लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं हम जूस बनाएंगे और किस टाइप के पल्प हम लेंगे, और जो पल्प लेने के लिए हमारा जो फ्रूट होगा, उस फ्रूट को हम कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारे पल्प के लिए सुटेबल है। टेक्निकल रूप में फ्रूट भी, कोई फ्रूट आया उसको डायरेक्ट पल्प बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता। एक्चुअली उसमें टेक्निकली कुछ TSS का चेक वगैरह होता है, जिसमें मॉइस्चर का परसेंट क्या है, उसके अंदर में गुदा का परसेंट क्या है, उसके अंदर में वाटर का परसेंट क्या है ना, लिक्विड का परसेंट क्या है। अगर हमने लिया हार्डनेस ज़्यादा है, जैसे हार्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। टेक्निकली रूप में उसको TSS से डिसाइड किया जाता है कि कोई रॉ जो फ्रूट है, उसमें कम से कम 7 से लेकर 40% का एक TSS का मात्रा होना चाहिए। तो उसको हम लोग फिर
परचेज करते हैं या किसानों से डायरेक्ट लीजिए या कोल्ड स्टोर से लीजिए, कहीं वेंडर से हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो मशीनरी का बात कर रहे हैं इसमें दो टाइप, ये जो टोटल मशीन से दो आइटम को हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। एक हो गया पल्प, इसमें पल्प में वेजिटेबल का भी पल्प इसी मशीन से बन सकता है, फ्रूट का भी पल्प इसी मशीन से बन सकता है, कोई डिफरेंट मशीन इसमें यूज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका मशीन का जो साइज है, मानकर चले 1000 kg का होगा, 1 टन का होगा, 2 टन का होगा, या आप 500 किलो का ले रहे हैं या 100 किलो का ले रहे हैं, इसका साइज जो है, बैच साइज हम लोग जो बोलते हैं बनाने के लिए, जो बैच साइज होगा, मशीन का साइज डिफरेंट हो सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम 99% समझिए कि, या 100% हम बोल सकते हैं, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल पल्प बनाने के लिए सेम यही मशीन यूज होगा। कोई हम डिफरेंट चीज का बनाने के लिए डिफरेंट मशीन का आपको यूज नहीं होगा। हो सकता है किसी का मशीन में जो हमारा पल्प बनाते टाइम हमें मालूम पड़ेगा बाद में, पल्पराइजर जो होता है, कोई कोई आइटम में पल्पराइजर का साइज हो सकता है या उसका टाइम वगैरह चेंज हो सकता है, वो भी गारंटी नहीं है सब में चेंज होगा ना, कहीं अभी हम नहीं बताएंगे। तो अभी हम लोग बात करें पहले पल्प के लिए कौन कौन सा मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, इसमें हमें बेसिक जो चाहिए वो बता रहे हैं। इसके साइज में आप लोग खुद बाद में डिसाइड कर सकते हैं, या सर से या हम लोग से कांटेक्ट करेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। इसमें एक आएगा स्टीम बॉयलर प्लांट, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे राइट साइड में जो फर्स्ट में है पिक्चर, वो है आपको स्टीम बॉयलर प्लांट। स्टीम बॉयलर प्लांट, ये इसको इलेक्ट्रिक से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोयला से भी यूज कर सकते हैं, और लकड़ से भी यूज कर सकते हैं, उससे भी हम लोग इसको जला के प्रोसेस में ला सकते हैं। ये काम करता है स्टीम करना। कोई भी पल्प निकालने के लिए सिंपली, पहले मेरे को भी लगता था, बहुत पहले की बात है, कि उसको डायरेक्ट बॉयल करते और बॉयल करके इसका छिलका निकाल के इसको पल्प निकाला जाता होगा। इस तरीके से बॉयल करके कोई भी कंपनी इसको पल्प को प्रोसेस में नहीं ले जाती। रीजन क्या है, अगर बॉयल करेंगे तो इसके मैक्सिमम जो पॉजिटिव हमारे जो इसके अंदर के बैक्टीरिया होते हैं, जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जिसको हम लोग ना मदर क्वालिटी बोलते हैं, तो मतलब नेचुरली जो प्रोडक्शन हुआ है, इसके अंदर के न्यूट्रिशन है काफी, है ना, विटामिन है, वो नष्ट हो सकता है। आप 100 जैसे बॉयल करेंगे तो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते, 100 का 70-80 डिग्री से ऊपर में भी काफी का हैम्पर माना जाता है बॉयल में। तो डायरेक्ट बॉयल हम लोग नहीं कर सकते और सजेस्ट भी नहीं देते। लेकिन इतने लोग बोलते हैं कि इस तरीके से लोग कर रहे हैं, उसमें आपको जो न्यूट्रिशन होगा या टेस्ट होगा वो आपको चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या चीज किया जाएगा, इसको किया जाता है बॉयलर प्लांट से स्टीम निकाला जाता है, उसका भाप, भाप से ही उसको गर्म करके उसका छिलका को हटा के फिर उसका गुदा को प्रोसेसिंग किया जाएगा। उसमें यूज होता है बॉयलर प्लांट, उसको बॉयलर मशीन नहीं बोला जाता, बॉयलर प्लांट बोला जाता है। इसमें आपको हीटिंग का ज़्यादा यूज करने के कारण से ये एसएस में नहीं होता है। ये ज़्यादातर आप कहीं भी देखेंगे तो ये आपको आयरन से ही मेड बना हुआ ही मिलेगा आपको। ऐसे इसके बाद फिर स्टीम तो कर लिए, फिर इसको हम लोग स्टीम करके जो प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पर आपने वेजिटेबल फ्रूट कुछ भी आपने रखे हुए हैं, वो कहाँ पर जाएगा, डबल जैकेट स्टीम केटल में। यहाँ पर आपका ये एसएस का रहेगा। क्यों, ये यहाँ पर आपका जो हमारा खाने का चीज है वो डायरेक्ट उस बर्तन को या उस मशीन को टच कर रहा है। एसएस का मशीन, एसएस का जो मशीन को यूज किया जाता है, जो हमारे एफएसआई का भी जो रूल्स है उसके हिसाब से क्या चीज है कि डायरेक्ट जहां पर हमारे खाने का चीज टच होगा वो एसएस का होना चाहिए। इसलिए हमारा जो पहले बॉयलर प्लांट था उसमें पानी डाला गया है, नीचे से हमने आग दिया गया है, हीटिंग दिया गया है, तो उससे जो भाप निकल रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, डबल जैकेट। तो ये चीज हमारा जो रहेगा एसएस का रहेगा। इसके बाद ही हम लोग फिर आगे का प्रोसेस में ले जाते हैं, जिसको जैसे स्टीम किया, फिर केटल में गया, वहां से जो स्टीम कलेक्ट होके वहां पर एक टेम्परेचर में पहुंच गया, जिसका टेक्निकली हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे तो समय का जो है अभाव हो जाएगा लास्ट में। तो उसको हमने प्रोसेस किए, उसका जो हमने टेस्ट किए कि भाई हमारा पक गया है, अब इसको पल्प का जो निकाल यूज कर सकते हैं उसको हम लोग यूज करें। अब 70 डिग्री में निकालना है या 60 डिग्री में निकालना है या 85 डिग्री होते हैं, इसके फ्रूट के नेचर वाइज होते हैं, टेक्निकली काफी चीजें होते हैं,
इसको टेस्ट करके हमने फिर निकाले, तो इसको ले जाते हैं फिर हम लोग पल्पराइजर मशीन, जो वो भी एसएस का ही रहेगा। जो पल्पराइजर मशीन है आपको डाउन साइड में नीचे हमारा दिख रहा है, आई थिंक इसमें जो है लास्ट वाला एरो में देखेंगे लाइन में जो मशीन हमारा रखा हुआ है, उसमें से लेफ्ट से जो है आपका सेकंड वाला है पल्पराइजर मशीन। तो पल्पराइजर मशीन में हमने इसको प्रोसेस में डाला, तो वहां से ये एक प्रोसेस करके इसका गुदा छिलका सबको डिफेंड करके इसका जो अंदर का पल्प होता है उसी को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। तो ये इस तरीके से हमने प्रोसेस करके हम लोग कहाँ तक पहुंचे, एक समझिए पल्प निकालने का प्रोसेस में। अभी भी इसका टोटली ये नहीं कि यूज किया जा सकता है, इसको और भी प्रोसेस करने होते हैं, काफी प्रोसेस होते हैं इसके अंदर में। मैं सिंपली अभी आपको मेजर पॉइंट की बात करेंगे, तो फिर भी आगे आगे और भी चीज हम लोग को डिस्कस करना है इसके। उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस ये हो गया पल्प का सिस्टम, एक होता है जूस को डायरेक्ट सेल्स करना। जैसे कितने हमारे फ्रेंड में एक थ्योरी आ रहा होगा कि हम लोग इस टाइप का जूस बनाए कि जो डायरेक्ट रस निकाले और उसको डायरेक्ट पैक करें। तो टेक्निकली इस तरीके से एक तो मशीन से प्रोडक्ट डायरेक्ट रस निकालना वो अपने आप में टफ है टेक्निकली, और दूसरा उसको प्रिजर्व करना उससे भी ज्यादा टफ होता है टेक्निकली हिसाब में। क्यों, उसको हमने रस को निकाल लिए, लेकिन इसको प्रिजर्व कितने टाइम कर सकते हैं, उसका प्रोसेस काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। जैसे मानकर चलिए मार्केट में 20 या 10 रुपीज का जूस का सेल हो रहा है, अभी उसी मार्केट में अगर वही साइज में हम लोग 100 रुपीज का भी जूस निकाल देंगे तो उसका कंज्यूमर, ये भी सेल होगा लेकिन उसका कंज्यूमर कम रहेंगे। तो कम सेल होने के चलते आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आरओआई का भी डिस्कस कर रहे थे, वो क्या कस्टमर को बियर कर पाएगा, या जो आपका सेटअप लगाया हुआ है उसमें एम्प्लॉइज होंगे तो सारे एम्प्लॉइज को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, हमारा कस्टमर क्लियर हो पाएगा। इसलिए काफी चीज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो मार्केट में जो जूस आ रहे हैं वो सारे पल्प से रिलेटेड जूस है, पल्प से रिलेटेड जूस है, जिसको एक मात्रा अभी हम लोग बात करेंगे कितना परसेंट डाल के वो लोग बना रहे हैं, और इसको एक्चुअल में किस तरीके से जूस बना सकते हैं, जो मार्केट में क्या चीज का डिमांड हो रहा है, कंज्यूमर क्या चाह रहा है ना, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हाइड्रोलिक फिल्टर प्रेशर मशीन, ये जो प्रेशर मशीन है ये ज्यादातर आपको वेजिटेबल से डायरेक्ट जो रस निकाला जाता है, जैसे लाइक टू बात करें तो एप्पल का भी ड्रिंक आ रहा है, एप्पल का एक तो ड्रिंक आ रहा है, एक एप्पल का एक जूस आ रहा है। जो जूस आता है वो आपको एप्पल का डायरेक्ट रस निकालना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा फिल्टर प्रेस मशीन, ये जो हाइड्रोलिक रहेगा, जिसको आप ना नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे इसका हमारे में पिक्चर होगा, इसका भी देखेंगे हम। तो हाइड्रोलिक जो प्रेशर मशीन है ये इसके लिए स्टीम करने की जरूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट प्रेस करके इसको निकाल। जैसे सिंपली बताएं तो आपको गन्ने को हम लोग देखते हैं ना, गन्ने का जो रस निकलता है, आप क्या मार्केट में अगर कहीं भी देखेंगे तो गन्ने को अंदर से डाल के मशीन से प्रेस करके उसका रस निकाला जाता है। सेम तरीका ही वही है, लेकिन प्रेस इसका क्या होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। ये हाइड्रोलिक मशीन रहेगा, इसमें आपको एनर्जी जो है हम लोग को कम एनर्जी से हम लोग काफी रस इसको निकाल पाएंगे। तो हाइड्रोलिक फिल्टर जो प्रेस मशीन है ये हर जगह यूज नहीं होगा। अगर डायरेक्ट हम कोई रस निकालना चाहते हैं, जैसे करेला का रस निकालना है, करेला का जूस बोलते हैं ना, आमले का डायरेक्ट रस निकालना है, वहाँ भी इसको यूज किया जा सकता है। और एप्पल का जो रस निकालना है डायरेक्ट, एप्पल का डायरेक्ट रस का जूस मार्केट में ग्लास बोतल में आते हैं, इसका अच्छा डिमांड है, या कैनिंग में आते हैं, कैन पैक में आते हैं, वो भी आपका अच्छा डिमांड है, बस इसके लिए यूज होगा। अदरवाइज पल्प से रिलेटेड या हाइड्रोलिक प्रेस मशीन नहीं है। फिर भी जूस का बात आया तो हमने इसको भी अपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये जो इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इससे बनाया हुआ क्या चीज को हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक मशीन यहाँ पर ऐड किया है। इसी तरीके से और नीचे हम बात करेंगे होमोनाइजर जो जूसर मशीन है, ये भी आपको जूस का प्रेशर के लिए बनाया जाता है, क्वालिटी मेंटेन के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही लिक्विड स्टोरेज एसएस टैंक है, जो ये टैंक जो है आपने जूस निकाल दिए, इसको प्रोसेस में ले गए तो इसको कहाँ रखेंगे, तो इसको हर बार निकालना डालना नहीं कर सकते, इसको मिक्सिंग करना होता है, इसके अंदर में टेम्परेचर सेट करना होता है, इसी के अंदर में आपको कलर ऐड करने होते हैं, इसी के अंदर में फ्लेवर ऐड करने होते हैं, इसी के अंदर में एक निश्चित टेम्परेचर के अंदर में हमको प्रिजर्वेटिव भी प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज करना होगा। तो वो सारे चीज हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको,
एसएस जो स्टोरेज टैंक है इसके अंदर में भी कर सकते हैं। दूसरा, आपने प्रोडक्ट बनाया और इसको होल्ड कहाँ करेंगे, इसके ज़्यादा आपको ऑक्सीजन वगैरह जो है बाहर का हवा वगैरह नहीं लगना चाहिए, जो हाइजीन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसको एसएस टैंक को हम लोग यूज किया जाता है। नेक्स्ट सर, दूसरा आया सिरप टैंक। सिरप टैंक जो होता है ये बेसिकली जो पल्प है, पल्प से जो जाम वगैरह हम बनाते हैं, जाम वगैरह भी बनाते हैं, तो ये सिरप टैंक को यूज किया जाता है, जिसको क्वास टाइप का प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जिसको बनाने के लिए किया जाएगा। इसका जो पिक्चर है फर्स्ट पेज में चला गया है, डाउन साइड में था। तो ये कढ़ाई टाइप का मशीन होगा, सिर्फ देखने के लिए बॉल टाइप का रहेगा, लेकिन ये जो है बेसिकली जो पल्प से हम अगर मान कर चलिए जैम टाइप का जो भी चीज का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सिरप टैंक का यूज किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद हो गया लिपिड फिलिंग एसएस मशीन। इसको फिलिंग करने के लिए, बोतल में भरने के लिए जो मशीन चाहिए मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट कम हो उसके लिए और फास्ट आपका प्रोडक्शन का ज़्यादा डिमांड है, तो इसमें 4 हेड, 2 हेड, 1 हेड, इसके डिफरेंट डिफरेंट मशीन होते हैं। जैसे एक मिनट में कितना बोतल फिल करेगा, एक साथ में कितना बोतल फिल करेगा, हेड में उसका जो फिलिंग का जो पॉइंट निकाला गया उसको हेड बोला जाता है। जनरल 1 हेड का भी होता है, 2 हेड, 4 हेड, एंड इस तरीके से काफी काउंटिंग में ले जाते हैं। तो जनरल अप्रोक्स में अगर हम बात करें तो 4 to 6 का हेड का अपने लिए इनफ होगा स्टार्टिंग पीरियड में। बाद में आप उसी टाइप से हेड डेवलप कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, या अगर ऐड करने वाला नहीं है तो आपको अगले टाइम में फिर अलग वाला ज़्यादा हेड का मशीन को परचेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गया। उसके बाद हमने बोतल को फिल तो किया, तो फिर इसको कैपिंग भी करना पड़ा। तो एक ही सेट लाइन मशीन बोलते हैं, जैसे फिल मशीन, अपने बोतल को हमने फिल किया, तो फिल करते आगे प्रोसेस में चला जाता है, वहीं पर आपको कैपिंग लग जाएगा, वहीं से फिर आगे चला जाएगा, वहाँ पर बैच कोडिंग भी हो जाता है। वहीं से आगे बैच कोडिंग से पहले सॉरी एक स्टिकर भी आपका जो लेवल है, लेवल भी उसी में पेस्टिंग हो जाता है, और वहीं से एक आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा, तो वहीं पर आपको बैच कोडिंग भी हो जाएगा। तो इस मशीन को भी फिलिंग मशीन से ही अटैच किया गया है। एक ही फिलिंग मशीन ही होती है जिसमें ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक होते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। जो अभी मिनिमम बजट और मैक्सिमम बजट का हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहीं पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो मिनिमम बजट वाला में अप्रोक्स में बात करेंगे तो फिलिंग मशीन एक प्रेस क्या बोलते हैं फिल करने के लिए यूज हुआ, उसमें एक ही फंक्शन दिया गया है कि वो फिल करेगा। जी। उसके बाद आप आगे बढ़ते ही वहां से आपको लेकर हाँ फिर हाँ नीचे में हाँ अगर हाँ जी, देखेंगे बताइए बताइए लेफ्ट बताइए। साइड में डाउन, तो वो वाला जो मशीन है वो हाँ कैपिंग मशीन सर, है, मैं ना अभी वो एक कैपिंग प्रोग्राम में करेगा। हूँ, मैं आपको थोड़ी कैपिंग देर में करने कॉल के कर लिए दूँ। ये यूज मैं होगा। उसके मैं बाद 12:30 1 राइट बजे फ्री साइड में होकर उस आपको मशीन कॉल का करता राइट हूँ साइड सर। में डाउन में अगर आप अभी देखते हैं एक, हाँ, एक तो ऑनलाइन ब्लू कलर मीटिंग टाइप चल में रहा है मेरा। वो वाला जो मशीन है, वो मशीन हमारा लेवलिंग के लिए है। जो आप बोतल रख देंगे तो वो अपने आप राउंड करके, ये मैनुअली प्रोसेस है, इसका ऑटोमेटिक प्रोसेस भी आता है। ये आपको नॉर्मल वाला हमने फंक्शन दिखाया है। जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस दिखाने का मोटिव क्या है कि आपको ज़्यादा एक ही मशीन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़े, तो उनके लिए ये ठीक है। अदरवाइज नहीं, हम फुल सेटअप करते हैं, हमारे पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए एक ही मशीन लाइन मशीन बोलते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक ही मशीन में सारा चीज सेट किया होता है। आपका यहाँ फिल होगा, वहाँ रेडी गुड्स आपका बन के प्रोडक्ट निकल आएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से इसको लेबलिंग हो गया, फिलिंग हो गया, आपका उसका लेबलिंग हो गया, तो लेबलिंग में बैच कोड लगाना पड़ता है, या कितने लोग पहले ही आपको बैच कोड जो है लेवल में लगा के फिर टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो बैच कोड मशीन आता है, इसमें बोतल में लगाने के बाद आप कर लीजिए, चाहे बोतल से पहले कर सकते हैं, जिसमें यूज कर सकते हैं। जो आपको टॉप में अगर राइट साइड में देखेंगे तो वो मशीन को हमने रखा हुआ है। नेक्स्ट सर, कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो उसमें ग्रोस मार्जिन इंपॉर्टेंट होता है कि मार्जिन क्या है। हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना फाइनेंस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मार्जिन क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस में। अभी जो भी नए आए हुए हैं, या कोई बिजनेस हमारा चल रहा है उसमें से आप नया कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें अच्छा मार्जिन हो, तो उनके लिए ये पल
और जूस ड्रिंक का बिजनेस काफी अच्छा माना जाता है, जिसमें आरओआई परसेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम है आपको फूड में अदर बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे सर आगे बढ़ गया बैक में, तो इसमें अगर हम बात करें तो पल्प से रिलेटेड बिजनेस रहेगा। अगर पल्प बनाइएगा तो पल्प में मिनिमम 50 to 90% का बिजनेस मार्जिन, ग्रोस मार्जिन अप्रोक्सली ये माना जाता है कि इसमें 50 to 90% का मार्जिन है। और पल्प से रिलेटेड बिजनेस का बात कर रहा हूँ, 50 to 90 इतना गैपिंग क्यों? तो कोई कोई इस टाइप का भी पल्प से फूड से रिलेटेड होते हैं जिसमें पल्प का परसेंटेज कम निकला जाता है और मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होगा। तो सेल्स के अकॉर्डिंग का बात कर रहे हैं, ज्यादा कंपटीशन है। ये बी टू बी बिजनेस में यूज होता है, ये वाला है ना पल्प का बिजनेस। कहाँ से यूज होगा? बी टू बी। जैसे मानकर चले कोई जूस बनाने वाली कंपनियां है, उसको आप अगर पल्प दे रहे हैं, वो आपको 210 लीटर या 200 लीटर के ड्रम में यूज कर रहे हैं, तो पल्प वहां पर यूज होगा। ये बी टू बी में चला गया, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में। एक बिजनेस आप अपना जो प्रोडक्ट है एक बिजनेस करने वालों को ही सेल कर रहे हैं, तो ये बी टू बी बिजनेस में चला गया। ये आपको बी टू सी वाला बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए भी हो सकता है आपका मार्जिन कम हो, तो फिर भी 50-60% का एक ग्रोस मार्जिन जो है इसमें रह जाता है। अदरवाइज 90-95% तक का इसमें मार्जिन रहते हैं। ऐसे ही जो पल्प से जूस का अगर बेवरेज का बात करें तो इसमें भी आपको 60 to 95% का बता रहे हैं। ज्यादा कंपटीशन में भी अगर आप चलते हैं तो फिर भी आपका ग्रोस मार्जिन जो है 60% रह जाता है। अप्रोक्सली हम देखें तो 90%, 95%, 90% का ग्रोस मार्जिन इसके ऊपर में रहता ही है। ऐसे ही अगर पल्प से रिलेटेड हम बात करें, ये जाम क्रॉस मेकिंग जो बिजनेस है, तो इसमें भी हम बात करते हैं तो एवरेज वही आता है 60 to 95%। लोग अप्रोक्स में हम लोग बात करें तो ये 90-95% का ग्रोस मार्जिन इसके अंदर में रहता है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर। Please send the PPT. अब बात करते हैं मेथड ऑफ जूस एंड पल्प प्रोडक्ट्स। हम ये कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए इसका जो है प्रोड्यूस का लिए क्या क्या मेथड है। जनरली कोई तो होते हैं ना, पहले क्या चीज को हम लेंगे, उसको कैसे क्या चीज को टेस्ट करेंगे और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कैसे यूज होगा। तो उसी के लिए अभी हमने पहले लिखा हुआ है, आपने देखा हुआ है, फ्रेश एंड रॉ फ्रूट्स should should be collected। मीन्स आप क्या हुआ, कहीं भी फ्रूट लेने के लिए हमको पहले फ्रूट का कलेक्ट करना पड़ेगा या आपको खरीदना पड़ेगा, है ना। उसको हम लोग लेकर आ गए, तो उसको पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉर्ट करेंगे। मतलब जो भी माल उसमें खराब होगा, बिगड़ा हुआ होगा, उसको पहले आपको हटाना पड़ेगा, है ना, ग्रेडिंग करना पड़ेगा। तो ग्रेडिंग करने से पहले आपको, पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, फिर भी आपको बता रहा हूँ। कोई भी फ्रूट खरीदने से पहले, फ्रूट लेने से पहले पहले टीएसएस का चेक किया जाता है। टीएसएस का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, इसका एक मात्रा होता है। उसके अंदर में कितना गुदा होगा, इसके अंदर में कितना मॉइस्चर है, इसको पहले ना टेस्ट किया जाता है। जैसे इसके लिए फ्रूट में माना जाता है 7% टू मिनिमम से मिनिमम 7% टू 14% का टीएसएस का लेवल होना चाहिए। हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये आपका होता है 7% टू 14%, 45% तक का आपका इसका टीएसएस का एक लेवल होता है, जिसमें जितना ज्यादा आपका टीएसएस का लेवल हो वो बेस्ट माना जाता है। तो मैक्सिमम एवरेज होता है 7% से स्टार्ट होता है और 14-14.5 का एवरेज रहता है। तो इसका टीएसएस का हमने टेस्ट कर लिया, ये ओके हमारे हिसाब से, हमने जो प्लानिंग किया था उस हिसाब का ये टीएसएस सुटेबल है, तो आपने उसको ले लिए। फिर ग्रेडिंग किए, उसमें से जो भी खराब वाला माल होगा, अल्ट्रा साइज का माल होगा, उसको आपने अलग अलग छांट दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको वॉशिंग की, है ना। वॉशिंग में क्या हुआ, जितने भी इसके साथ में जो बैक्टीरिया हो या बाहर का कचरा फ्लोर कोई लगा हुआ हो, वो ट्रांसपोर्ट में लूज तरीके से आते हैं, मंडी से होके आते हैं या कोल्ड स्टोर से होके आते हैं, वो हाइजीन नहीं रहेगा। तो आपको उस टाइम में उसको ग्रेडिंग करके वॉश करना पड़ेगा।
अच्छी तरीके से इसका 2-3 वॉश होता है। कहीं-कहीं तो आपको पहले नॉर्मल वाटर, फिर आरओ वाटर, उसके बाद आपको डीएम वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से भी वॉश किया जाता है। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लास्ट में फाइनल वॉश नहीं भी करेंगे, तो जनरल वाटर, उसके बाद आरओ वाटर से लास्ट में आपको फाइनल एक बार वॉश, 2 बार तो इसका वॉश यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर बॉइलिंग प्लांट में चला जाएगा, जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि बॉइलिंग प्लांट में जाने से पहले क्या किया जाएगा, और बॉइलिंग प्लांट में ले जाने के बाद हमने मतलब टीएसएस चेक कर लिए, तो फिर इसका जो बॉइलिंग करने के बाद जो टीएसएस का लेवल है वो मेंटेन है या नहीं, कितना परसेंट में आ रहा है, कि उसी अकॉर्डिंग आपको नीचे पल्प और वाटर को ऐड करना होता है। तो आपने एक रेशियो निकाल लिए, इसका भी एक मात्रा रहेगा। उस मात्रा को बाद में हम आपको शेयर कर सकते हैं। उस मात्रा अगर आपका इसके अंदर फिट है, इसके अंदर में अगर बैठ रहा है, तो आप उस मात्रा को, टीएसएस लेवल ओके है, तो आप इसको प्रोसेस में ले जाएंगे बॉइलिंग प्लांट में। बॉइलिंग प्लांट से आपने फिर उस टाइम में हमने बताया पल्पलाइजर में ले गए, आपका वहां से प्रिजर्व करके उसको टेक्निकली सिस्टम होता है, काफी टेक्निकली चीजें, इसको अभी हम एक ही बारे में बताएंगे और एक ही बारे में आप नहीं समझ पाएंगे शायद। इसके लिए आपको टेक्निकली सपोर्ट करने वाले आदमी हायर करना पड़ेगा या कंसंट्रेट में रखना पड़ेगा ये चीज के प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये काफी खाने में भी काफी सेंसिटिव टाइप का ये प्रोडक्ट प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा भी हमारा एक मिस्टेक से काफी नुकसान हो सकता है, काफी कंज्यूमर को भी नुकसान हो सकता है, एक कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। तो इसको हर जगह पर, अभी हमने जैसे पीएच लेवल का बात नहीं किए हैं ना, पीएच लेवल क्या रहेगा, जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसका टीडीएस लेवल क्या यूज रहेगा, वो अलग मैटर है। कोई किसी को अगर जानकारी है तो वो सोच रहे हैं हमारा टीडीएस लेवल या पीएच लेवल का तो बात नहीं आया, तो वो सारे डिटेल में हम जाएंगे तो करीब करीब हमारा 1 घंटे का भी टाइमिंग है, उसमें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हम समय को ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस तरीके से प्रोसेस में आ गया इसका पीएच लेवल बैलेंसिंग, और टीएसएस का जो बैलेंसिंग है, परसेंटेज है, वो इक्वल है। तो फिर हम लोगों का मानकर चले फर्स्ट स्टेज का जो पल्प का प्रोसेसिंग था वो ओके है, ठीक है ना, ये ओके है। उसके बाद अब पल्प तो बन गया, उससे हम क्या बनाएंगे? तो मार्केट के हिसाब से सबसे ज्यादा डिमांड आज के दिन में जूस प्रोडक्ट का है। तो जूस प्रोडक्ट के बारे में इसलिए डिस्कस करते हैं। अगर हमने जो पल्प डेवलप किया था, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, पल्प को 20% और वाटर को 25% दोनों को हम ऐड कर देंगे। बाकी अप्रोक्स में करीब करीब 50% का एवरेज, फिर भी आपका इसमें 100% का जो मेटेरियल एक बनना है, तो 50% का एवरेज जो घटा हुआ है उसमें 52% का टीडीएस चेक करने के बाद इसमें हम कितना पानी डाल सकते हैं, वो एवरेज शुगर से बैलेंसिंग करना पड़ता है। 52-55% का एवरेज में हम शुगर डाल सकते हैं, जिसमें ड्राई शुगर पाउडर बेस भी यूज कर सकते हैं, या लिक्विड सिरप, जो सिरप शुगर होते हैं, है ना, लिक्विड सिरप शुगर जो होता है, उसको भी यूज किया जा सकता है। इसको दोनों तरफ से यूज करने वाले ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम परसेंट में देखेंगे तो लिक्विड सिरप जो है शुगर बेस्ड, इसको ज्यादातर स्वीटनेस के लिए यूज किया जाता है। आगे सर। नेक्स्ट, जैसे हमने पीछे बात किया कि 25%, 20% एक पल्प और पानी का हमने रेशियो वाटर का, जिसमें आरओ वाटर रहेगा, वहां पर आरओ वाटर मेंशन नहीं किया है, ये आरओ वाटर रहेगा जिसका टीडीएस लेवल 90 का एवरेज का टीडीएस लेवल रहेगा। वाटर का जो पानी यूज करेंगे 90 का एवरेज का टीडीएस लेवल होना चाहिए, उससे आपका यूज नहीं करना है, इसमें जल्दी से आपको फंगस लगने का चांसेस हो जाते हैं। तो इसके बाद वो एक प्रोसेस हो गया, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पहले दिया जाता है, उसको फिर बैलेंसिंग में लाते हैं। उसके बाद सोडियम बेंजोएट जो प्रिजर्वेटिव, जो प्रोडक्ट को हाइजीन रखने के लिए, प्रोडक्ट को, क्योंकि उसका जो गुण है, गुण खराब ना हो, सेम टेस्ट क्वालिटी रहे, जो मानव शरीर के लिए हानिकारक ना हो, है ना, लाभदायी होना चाहिए। तो सोडियम बेंजोएट ये जो प्रिजर्वेटिव है, हमारे भारत सरकार की तरफ से अप्रूव है, हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी अप्रूव है। तो सोडियम बेंजोएट हो गया, जिसको प्रोडक्ट का जो टेस्ट है और क्वालिटी है इसको बरकरार रखता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। ऐसे साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड
थोड़ा-सा खटाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इसका यूज़ करने का पर्पज़ होता है, आपका जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करना। जैसे बात करें जूस में तो आपका एप्रोक्स 5 का रेशियो जो क्या बोलते हैं पीएच लेवल का जो रेशियो है 5 का आसपास होना चाहिए। 3 टू 3.5 टू 5 7 से डाउन में होना चाहिए, है ना? 5 का जो अगर आप रेशियो लेंगे टेस्टिंग में तो वो पीएच लेवल का जो लेवल है वो मेंटेन करना सही होता है। तो इसमें काफ़ी अहम रोल होता है साइट्रिक एसिड का, पीएच लेवल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इसका जो क्वालिटी है, फ्लेवर है और प्रिजर्वेटिव तीनों चीज़ को कैचिंग करने में, बैलेंसिंग करने में मैलिक एसिड का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इसको भी यूज़ किया जाता है। अब ये छोड़ के टेक्निकली कोई प्रोसेस अप डाउन करने हैं, किसी को मान कर चले पीएच लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो और भी कोई चीज़ है जिसको यूज़ किया जा सकता है, उसको हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। टेक्निकल हिसाब में अभी मेजर जो यूज़ केमिकल हो रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद होता है चेक द फाइनल टीएसएस, तो ठीक है ना, जिसका टोटल फाइनल आपका जो टीएसएस का जो लेवल है फिर भी हम चेक करते हैं, तो इसका लेवल आना चाहिए 10.5 टू 11%। ये जो है फाइनल गुड्स आपका जब रेडी हो गया तब का, ये ठीक है, ये मतलब ये तीनों से स्टोर हमने क्या किया, प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर लिए, शुगर भी ऐड कर लिए, वाटर भी ऐड कर लिए, पल्प भी ऐड कर लिए। उसके बाद का जो टीएस लेवल फिर हमने जो है टीएसएस लेवल चेक करने हैं, जिसका आपको इसी टाइम में हमने पीएस लेवल भी चेक करने हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया लेकिन पीएस लेवल को भी उसी टाइम में चेक किया जाता है। उसका भी मान कर चलिए 5 मान कर चलिए 3 टू 5 का एवरेज में आ रहा है, तो उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। तो फिर इसको एक टेम्परेचर 85 डिग्री का जो टैंक अब उस टाइम दिखाए थे हमने, उस टैंक को 85 डिग्री के हिसाब में टेम्परेचर में फिर उसको हीटिंग किया जाता है। जब वो हीटिंग कर लिए 85 डिग्री का टेम्परेचर में हीट हो गया, तो उस टाइम पीरियड में फ्लेवर जो आप ऑरेंज बना रहे हैं, तो आपका जो पल्पिंग जो स्टीम करने के बाद जो फ्लेवर जो आना चाहिए वो फ्लेवर कहीं न कहीं कम हो जाते हैं। या आप जो फ्रूट परचेज किए वो फ्रूट आपका नेचुरल पका हुआ फ्रूट होता तो उसमें ज़्यादा फ्लेवर आता। तो हम हो सकते हैं कि उतना उस लेवल का पका हुआ फ्रूट ना हो। तो कहीं-कहीं आपको फ्लेवर यूज़ करना ही पड़ता है जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपको 85 डिग्री का जब टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद हीट नहीं देना है, तो आप फ्लेवर को भी यूज़ कर सकते हैं, ऐड फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद आपको 85 डिग्री जैसे कलर और फ्लेवर डालने के बाद 85 से ऑफ जाना नहीं देना है, वो एंडिंग पॉइंट रहेगा, उसके बाद उसको ऑफ कर देना होता है। तो ये एक प्रोसेस मोटा-मोटी प्रोसेस है, ये आप से इसमें काफ़ी कुछ टेक्निकली चीज़ जो होते हैं, छोटी-मोटी चीज़ है, वो चीज़ को भी केयर करना पड़ता है, वो सारी चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो अ, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस पे हम लोग आ गए। उसके बाद आपको बोतल ग्लास का रहेगा या प्लास्टिक का पेट बोतल रहेगा, ये डिसीजन करना है, क्यों बोतल में फिल तो करना पड़ा हमें। हमारा जूस भी रेडी हो गया या चाहे पल्प भी हमारा रेडी हो गया। तो अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 ऑप्शन है मार्केट के लिए, एक पेट बोतल, प्लास्टिक बोतल में आते हैं जो पेट बोतल हो गया, एक होता है आपका ग्लास बोतल। अगर ग्लास बोतल है तो उसको 85 डिग्री टेम्परेचर में फिर उसको समझिए कि वॉश किया जाएगा, हीटिंग किया जाएगा या स्टीम किया जाता है ना? स्टरलाइज़र करने के बाद फिर हम लोग इसको 85 डिग्री के बाद ही इसको फिल करेंगे। लेकिन प्लास्टिक बोतल में इस तरीके से आप टेम्परेचर यूज़ नहीं कर सकते, उसको वॉश करके फिर आपको डायरेक्ट फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वही है ड्राई एंड कूल जो प्लेस है, उस प्लेस में आपको स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, अब इसके बाद प्रोडक्ट में हमको लेबलिंग करना है, जैसे फिल तो हमने कर लिए, इसके बाद लेबलिंग करना है और एफएसआई का रूल्स के हिसाब से इसका बेस्ट बिफोर क्या है ना? बेस्ट बिफोर क्या है? आपका पीएस लेवल भी बैलेंसिंग है, आपका टीडीएस लेवल भी बैलेंसिंग है, काफ़ी चीज़ बैलेंसिंग होते हुए भी लेकिन उस नीति के हिसाब से उसको एक निश्चित पीरियड के बाद यूज़ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही पल्प जो होते हैं एवरेज में इसको अच्छी तरीके से आपने अगर कैन में अगर आपने स्टील का जो टीन का कैन डब्बा आते हैं, अगर उसमें आपने बॉक्स में भी बंद कर लिए हो या आपने कंटेनर में भी बंद किए हो, जैसे ड्रम वगैरह जो आते हैं, उसमें भी अगर आपने हाइजीन तरीके से आपने एयर प्रूफ आपने सील पैक किया हो,
फिर भी इसको 12 मंथ से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो भले ही आपका पीएस लेवल बैलेंस में हो, चाहे टीएसएस बैलेंस में हो, फिर भी इसको सरकारी नीति के हिसाब से आप इसको मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद 12 महीना से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एक ये हो गया, ये पल्प में हुआ। ऐसे जूस एंड ड्रिंक है, अगर आप प्लास्टिक का पेट बोतल यूज़ करते हैं तो ये 6 मंथ ही आपका बेस्ट बिफोर रहेगा। अगर प्लास्टिक का पेट बोतल रहेगा तो 6 मंथ ही रहेगा। मार्केट में लिखने के लिए तो 9 मंथ और 12 मंथ बोलते हैं, लेकिन प्लास्टिक बोतल, पेट बोतल जो होते हैं, पेट बोतल में 6 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर जैसे लिखा है ना जूस एंड ड्रिंक में 6 और 12 मंथ, तो 12 मंथ ये कुछ केसेस के लिए है, जो अगर अगर आपने ग्लास बोतल यूज किए है, अगर ग्लास बोतल यूज करते हैं तो 12 मंथ आपका बेस्ट बिफोर रह सकता है, ये अप्रूव है। अगर जैम और क्रॉस का बात करें तो ये जो है 9 to 12 मंथ होता है। इसमें भी प्लास्टिक का जो क्रॉस होता है ये आपका 9 मंथ में रहेगा। अगर ग्लास बोतल में रहेगा तो इसका भी 12 मंथ का बेस्ट बिफोर का लाइफ इसका माना जाता है, ये अप्रूव है। नेक्स्ट सर। तो सिंपली रॉ मटेरियल क्या चाहिए, जैसे जूस बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है, इसमें एक तो फ्रूट हो ही गया, दूसरा पानी, इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो पानी, और उसके बाद जो यूज़ किया जाता है वो है आपको शुगर सिरप, जिसको शुगर पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं, सिरप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग आजकल शुगर सिरप को ही यूज़ करने के कारण से शुगर सिरप को हमने मेंशन किया है, लेकिन हमने पहले बता दिया आपको दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर और सिरप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो बेस है फ्रूट हो गया, फ्रेश फ्रूट, उसके बाद फ्रूट फ्लेवर हो गया, फूड कलर हो गया, आरओ वाटर हुआ, उसके बाद शुगर सिरप हुआ, और फूड प्रिजर्वेटिव जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे, जिसमें सोडियम बेंजोएट है ना, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये जो है ये छोड़ के और भी कोई सेफ्टी के लिए यूज करते होंगे, लेकिन बेसिकली यही यूज किया जाता है। तो ये जो होते हैं आपका जूस या पल्प बनाने के लिए मेजर इसका जो रॉ मटेरियल होता है यही माना जाता है। नेक्स्ट सर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें पावर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पावर में बेस्ट सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं मशीन, हर मशीन आपको यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही, है ना। तो इसके लिए क्या चीज़ का यूज़ हो, तो आपको बड़े-बड़े जो मानकर चलिए प्रोसेस के लिए, जूस प्रोसेस के लिए जो 40 हमने 85 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं, उसमें यूज़ कर रहे हैं ना, और इसमें मानकर चलिए जो पल्वराइजर यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो मोटर होता है हैवी मोटर यूज़ किया जाता है पल्वराइजर में भी, और आपका स्टोरेज करते टाइम में, हीटिंग के टाइम में भी, और भी जो छोटे मोटे इक्विपमेंट है उसमें हैवी है, दो तीन जो मशीन है वो हैवी इक्विपमेंट मोटर यूज किया जाता है, इसलिए इसमें 30 to 35 किलोवाट का हम बताते हैं कि टोटल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी यूज हो जाएगी। नेक्स्ट सर। तो बात करें मैन पावर का, तो मैन पावर में देखिए इसमें इतना ही पर्सन यूज होंगे, ये जैसे मानकर चलिए हमने अभी प्रोडक्शन डिवीजन का बात की, तो प्रोडक्शन डिवीजन में इतना ही परसेंट हमारा मैन पावर रहेगा, ये नहीं होता। लेकिन अप्रोक्स में एक जनरल छोटे स्केल का हम बात कर रहे हैं कि छोटे स्केल से भी हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अप्रोच मानकर चलिए प्रोडक्शन जो डिपार्ट रहेगा वहाँ करीब करीब 4 आदमी से लेके 5 आदमी यूज हो जाते हैं। जैसे एक तो आपका क्या होगा, ऑपरेटर रहेगा, है ना, दो आपका हेल्पर रहेंगे। हर हर चीज को एक से लेकर दूसरे में हम फुल ऑटोमेटिक अभी मशीन यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर हेल्पर का आपको 2-3 हेल्पर का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और एक आपका जो होता है अभी तो इतने जो सेगमेंट आप बना रहे हैं, तो दो तो आपका कम से कम हेल्पर और दो ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर रह जाते हैं, इसलिए प्रोडक्शन जो रूम है, डिवीजन है, उसमें आपको मिनिमम 2 पर्सन का जो है मैन पावर यूज होता है। ऐसे ही पैकिंग का बात करें तो पैकिंग भी अभी हमारा फुल ऑटोमेटिकली मैनुअली फिलिंग मशीन हम यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मैन पावर आपका कम भी हो सके, लेकिन वो हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रहेगा,
तो अभी हम लोग इस स्मॉल या मिडिल इन्वेस्टमेंट में हम जाते हैं, तो वहाँ पर पैकिंग के अंदर फिलिंग, लेवलिंग, है ना, ये सारे चीज़ का बात करें तो कम से कम 5 से लेके 6-7, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 तक का एक एवरेज में हम लोग इसको मानकर चलते हैं मैन पावर को। और अदर स्टाफ जैसे सुपरवाइजर हो गया, या आपका केमिस्ट रखे हुए हैं तो केमिस्ट रहेंगे, है ना, क्वालिटी चेक करने के लिए केमिस्ट भी रहेगा। तो अदर्स जो स्टाफ होते हैं, सिक्योरिटी रहेगा इस हिसाब से, या अकाउंटेंट रहेगा, तो उस हिसाब से अदर्स स्टाफ में हमने 5 to 10 का ग्रुप किया गया है। ऐसे टोटल जो मार्केटिंग का बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग में 5 to 20 लिखा है इसमें, लेकिन कोई नो लिमिट, नो एनी लिमिट लिखा है इसमें, कोई लिमिट एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग आप ऑल इंडिया लेवल में कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है 100 से भी ऊपर का क्रश हो जाए, है ना, 500 भी हो जाए। क्यों? ये एक एक छोटी सी छोटी दुकान में भी बिकने वाला प्रोडक्ट है जूस। अगर आपने 10 रुपीज का अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो आपका एक एक छोटी सी छोटे आपका एरिया में चला जाएगा, है ना, एक रिमोट एरिया में भी चला जाएगा, एक गाँव में भी चला जाएगा, एक हिल में भी चला जाएगा। लेकिन 10 रुपीज का जो प्रोडक्ट था वो पहले निकलता था, अब जाके गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से 200 ml से नीचे पेट बोतल में आप पैक नहीं कर सकते। नया जो गवर्नमेंट का रूल्स है, एफएसएसआई का रूल्स है, इसके हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग 200 ml से नीचे पैकिंग नहीं कर सकते। जो मार्केट में एमआरपी 10 रुपीज का अगर आप जूस देख रहे हो, जैसे अभी एक बांग्लादेश का ब्रांड आता है, ब्रांड एग्जाम्पल है, वो आउट ऑफ इंडिया है, मैं इसमें नाम ले रहा हूँ, वो प्राण ब्रांड का एक जूस आता है, तो वो प्राण ब्रांड का एक जूस देखेंगे, लीची मैंगो वगैरह ये हर चीज उसका आएगा, लेकिन लीची सबसे ज्यादा मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो उस पैक को अगर आप खोल के एक ग्लास बोतल में डाल के देखेंगे ना, वो पानी जैसा रहेगा, ओनली फ्लेवर है। एक ग्लास बोतल में उसको खोल के अगर देख लीजिएगा, तो वो पूरा प्लेन पानी वाटर जो होता है, उससे प्लेन वाटर, मतलब ओनली फ्लेवर डाला गया है, वो ड्रिंक या जूस नहीं है, ठीक है ना। कोई मैं आउट ऑफ इंडिया कंपनी है, तो मैं इसलिए आपको बताया। तो ये चीज क्या है कि वही उसी को भी देखेंगे, अगर वो प्योर जूस बनाकर 200 से नीचे 10 रुपीज एमआरपी में कोई भी कंपनी दे नहीं सकती। और पब्लिक को क्या हो गया, पहले 200 ml आता था, फिर 180 ml, 160 ml, अभी तो 140-30 तक में लोग चले गए, लेकिन 10 रुपीज एमआरपी में। इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो नुकसान है, एक क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दूसरा जो पब्लिक को जो एक क्वांटिटी चाहिए था, वो क्वांटिटी हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए अभी का नया रूल्स गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप बात करें, हम लोग नया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो 200 ml से नीचे अलाउड नहीं है। अभी जो मार्केट में बिक रही है, इन्होंने इनको एक निश्चित टाइम पीरियड दिया गया है कि तुम्हारे पास जो रॉ मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, उसको फिनिश करो, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये 1-2 महीने बाकी होंगे, इसके बाद कोई भी इंडिया के अंदर में पेट बोतल के अंदर में, पेट बोतल का बात कर रहा हूँ मैं, 200 ml से नीचे अलाउड नहीं है, मार्केट में नहीं मिलेगा। अप्रोक्स में अगर जाएंगे तो 20 रुपीज, 25-30 यही जूस आने वाले दिन में यही चलेंगे। इसमें जो क्वालिटी देगा, है ना, जो क्वालिटी दे रहा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, पल्प का परसेंटेज, अभी तो मार्केट में क्या है, पल्प का परसेंट अभी बोल नहीं सकते, काफी बुरा हाल है। तो उस तरीके का प्रोडक्ट बनाने से फायदा नहीं है। कभी भी सैंपल चेकिंग में चला गया तो कंपनी बंद हो सकती है, काफी बड़ा पेनल्टी लग सकता है, काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक बिजनेस का जो गवर्नमेंट का भी नॉर्म्स दिया गया है, एफएसएसआई का जो नॉर्म्स है, मिनिमम नॉर्म्स को आपको यूज करना पड़ेगा, कम से कम मेरे ख्याल से 15% का पल्प आपको यूज करना ही पड़ेगा, यूज करना ही है, लेकिन मार्केट में ये अभी नहीं हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का अभी जो बात कर रहे थे, इसमें 5 और 20 या 100, ये हमने जो 5 रखा हुआ है, इस हिसाब से रखा गया कि ये इसका जो सेल है होलसेल बेस में ज्यादा होता है। तो होलसेल बेस के लिए हम लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टाइप से, या होलसेल में आपने नेट में माल दे दिया, वो नेट में प्रोडक्ट लेकर अपना सेल कर रहे हैं। जैसे अगर आपने कंपनी से सुपर स्टॉकिस्ट ले जाएंगे, सुपर स्टॉकिस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल को या रिटेलर को करने लग गया, तो इसमें बड़ा मैन पावर का आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। इसमें समझिए कि 100+ का रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन इसमें अभी हमने आपको एक स्टेट या एक क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, या आपको बड़े लेवल में भी काम कर रहे हैं, तो 5 इस हिसाब से रख सकते हैं कि पूरे इंडिया को पैन इंडिया के लेवल में एफएमसीजी के अंदर 4 जोन में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ ईस्ट, जिसमें 9 स्टेट आते हैं, लेकिन 11 बताते हैं, जैसे उड़ीसा और आपको बिहार को भी नॉर्थ ईस्ट में ऐड करके पैन
इंडिया वाले उसको डील करते हैं। तो उसको 11 स्टेट बोलते हैं, लेकिन 9 स्टेट को प्लानिंग करेंगे तो एक आपका आसाम से लेकर वेस्ट बंगाल तक का एवरेज का एरिया आ गया, साउथ इंडिया एवरेज आ गया, एक दूसरा हो गया, दूसरा से लेकर आपको वेस्ट इंडिया का बात करें तो राजस्थान इधर में हो गया, नॉर्थ इंडिया में आपका नॉर्थ इंडिया का मार्केट है। तो 4 जोन में कम से कम एक-एक भी एम्प्लॉयी रख के आप लोग जो कैपेबल एम्प्लॉयी रहेगा तो होलसेल में डायरेक्ट माल दे सकते हैं। जिसमें और एक प्लस पॉइंट है, जूस का एक प्लस पॉइंट क्या है कि इंडिया मार्केट के अंदर में जूस को सेल्स रिटर्न या डेट एक्सपायरी रिटर्न नहीं लिया जाता, कंपनी कोई भी रिटर्न नहीं लेता। ये मार्केट का ट्रेंड है, ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, जूस का ही प्रोडक्ट ऐसा है जो एडवांस सेल है, पहले आपके अकाउंट में पैसा आएगा फिर माल देंगे। नहीं तो काफी ऐसे प्रोडक्ट भी है इंडिया के अंदर में कि जो आप माल भी दोगे, सस्ते से सस्ते रेट में मिलेंगे, मैन पावर भी आप देंगे, फिर भी क्या है आपको क्रेडिट में देना पड़ रहा है, उधार में माल देना। लेकिन जूस का एक फल का एक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो एडवांस में कैश में सेल होने वाला बिजनेस है, आपको क्रेडिट में देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सर, अब हम बात करें लैंड रिक्वायर का, तो लैंड कितना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट चाहिए, इसके लिए हम बात करें तो मिनिमम से मिनिमम आपका ऑफिस भी रहेगा और जो पैकिंग मटेरियल को भी स्टोर करने होते हैं, और आपका क्या बोलते हैं कि फिनिश्ड गुड्स को भी स्टोर करने होते हैं, है ना। और पैकिंग करने के लिए भी स्पेस चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए भी स्पेस चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस का भी स्पेस चाहिए। तो मिनिमम से मिनिमम आपको 1500 स्क्वायर फीट आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। ऊपर में आप 5000 का स्क्वायर फीट लें या इससे ज़्यादा भी लें, इसका कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन मिनिमम मिनिमम आपका जो स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगा वो 1500 स्क्वायर फीट का जो है रिक्वायरमेंट आपका स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगा। नेक्स्ट सर, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो हर बिजनेस को इम्पोर्टेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमने मिनिमम एक बेस को लेकर चल रहे हैं, जो भी इसमें पल्प से लेकर जूस तक बनने में क्या रिक्वायरमेंट आएगा। छोटी सी प्लांट को भी लेकर अगर हम एक मिडिल टाइप का प्लांट भी लेकर हम चलते हैं, तो इसमें आपका एक प्लांट हमने टोटल बनाया हुआ है प्रोजेक्ट, मोटा मोटी 25,000 सॉरी 25 लैक्स होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट है एक 1 CR का, 1 करोड़ के हिसाब का हमने एक ना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है अप्रोक्सीमेट। तो इसमें हमने मशीनरी कॉस्ट जो देखते हैं, एक स्टीम प्लांट छोटा सा ले लिया हमने, और छोटा सा फिलिंग मशीन प्लांट ले लिया जिसमें वो आपका हेड का एवरेज का रहेगा, और पल्पराइजर लिया हुआ है। ऐसे पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन जो भी है, और भी है जो अभी हमने मशीन से डिस्कस किया, उसका छोटा सिंगल साइज का अगर हम लेते हैं तो टोटल मशीनरी आपका कम से कम 15 से लेकर 50 लाख का इन्वेस्ट हो जाती है। 15 लाख से लेकर 50 लाख तक का आपका ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। लेकिन इसमें हमने स्टीम प्लांट को भी ऐड किया हुआ है, छोटा सा बड़ा प्लांट को, तब का बात बता रहा हूँ। इसमें रॉ मटेरियल जो रहता है, रॉ मटेरियल आपका सीजन में इसमें काफ़ी हो सकता है ज़्यादा भी इन्वेस्ट हो। जैसे मैंगो का सीजन है, तो मैंगो का एक टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में ही मैंगो का फार्मिंग होता है, आपको मालूम है ना, वो तो नेचर से रिलेटेड है। तो एनी टाइम आपको मैंगो जो मार्केट में मिलता नहीं रहेगा, जो मिलेगा वो फर्स्ट ही रहेगा। जो सीजन का मैंगो अगर लेंगे, या लीची लेंगे, सीजन का लीची लेंगे, या सीजन का पाइनएप्पल लेंगे, अभी तो पाइनएप्पल बाहर से भी इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर। तो अदरवाइज इंडिया का मार्केट से ही हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, फ्रूट को परचेज करेंगे, तो उसमें हमें ना कोल्ड स्टोर में होल्ड करके ऑफ सीजन के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो उस टाइम में थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। इसलिए इसके लिए रॉ मटेरियल में 15 लाख का प्लांट लग रहा है, तो 5 लाख या 20 लाख का इसमें रॉ मटेरियल कैसे यूज हो गया। तो इसको हमने अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकली हिसाब से हमने ये डिसाइड किया है कि आपको ऑफ सीजन वाला फ्रूट को पहले परचेज करके कुछ स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको 5 से लेकर 5 to 20 लाख का जो है आपका इन्वेस्ट रॉ मटेरियल के अंदर हो जाएंगे। जो पैकिंग मटेरियल रहेगा जिसमें लेबल, बोतल, है ना, बॉक्स, कार्टून वगैरह जो होते हैं, ये सारा चीज को अगर आप देखते हैं तो 5 लाख से लेकर 20 लाख तक का आपका इन्वेस्ट पैकिंग मटेरियल में भी रहेगा।
तो यही हिसाब से मैन पावर तो आपको सैलरी बेस होता है, ये फिक्स नहीं होता। फिर भी इसमें जो प्लांट के हिसाब से अभी हमने जो प्लान किया हुआ है, तो 5 लाख से लेकर 15 लाख का आपका एक्सपेंस, ये एनुअली नहीं है, वो आपको हो सकता है 2.5-3 लाख से लेकर 15 लाख तक का आपका मंथली एक्सपेंस इसमें आने हैं, क्योंकि इससे टेक्निकली जो भी हायर करेंगे ना वो थोड़ा महंगा होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। और जो टोटली जो इन्वेस्टमेंट है सर, डाउन में एक बार देखिए सर, डाउन में नहीं नहीं ऑफ में, इसी में सर एक लाइन में वो हिडन हुआ था। हाँ जी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वही है 25 लाख से लेकर 1 CR का। जो 1 CR का मतलब एक जो चल रही कंपनी होती है वो हिसाब में हुआ, और 25 मतलब अभी हम लोग छोटे प्लांट से काम करते हैं, फिर आगे काम बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तो हम लोग फिर बिजनेस को बढ़ाएंगे, करेंगे, तो अप्रोक्सली 25-20 का एवरेज से आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे सर, और इसमें है फ्यूचर डिमांड एंड कंज्यूमर, जो अभी कपूर सर ने स्टार्टिंग में बताए हुए थे। बात वही चीज है कि जूस का डिमांड कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। आज के डेट में जूस के लिए सिंपली बात करें तो एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि फेस्टिवल में भी आपका, दिवाली में भी जो गिफ्ट देते हैं, तो हर कंपनी ने जूस का ही एक किट बना दिया है। इसमें हर फ्लेवर के जूस आते हैं, आपने देखे मार्केट में। मतलब पहले मिठाई होता था, इसमें चॉकलेट हो रहा था, अभी आपका जूस का भी एक ट्रेंड आ चुका है। हर कंपनी के लोगों को भी जूस पसंद आने लगे, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए, सबको मालूम है कि जूस पीना चाहिए। हर सीजन में आपको हर सीजन का फ्रूट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उस फ्लेवर के लिए भी लोग जूस को यूज करते हैं। और ड्रिंक इजी वे है, जो डाइजेस्ट होने के लिए भी इजी वे है ना, बच्चे से लेकर हर एज के जो पीपल है सबको ये चीज यूज होगा। तो इसलिए जूस का एक अच्छा डिमांड माना गया है, ठीक है ना। तो इंडिया एक वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। बिजनेस वहीं पर ज्यादा होता है जहां पर कंज्यूमर ज्यादा है। तो सिंपली बात है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हमारी भारत है, तो कंज्यूमर भी यहीं पर ज्यादा है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपोर्ट में भी इसका उतना ही डिमांड है। अभी क्यूबी का जूस बनाइएगा तो आपका वो अमेरिकन जितने भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, है ना, पोर्चुगल हो, यूएस हो, हर जगह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहीं से जा रहे हैं। अभी आपको इवन डाबर मार्केट में आपको यहाँ पर नहीं मिलता, डाबर एलोवेरा कीवी का जूस निकाला हुआ है, एक्सपोर्ट में जा रहा है, टोटल पेट बोतल में निकाला हुआ है। तो जो जनरल जूस है वो तो हर कहीं यूज अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट जूस है जो आपको इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट का ही वो है। अच्छे अच्छे लिंक हो तो आपका अपना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इंडिया अपने आप में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, मतलब कंज्यूमर यही है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर तो यही है। चाइना में भी इंडिया का जितना कंज्यूमर का जो परचेसिंग कैपेसिटी चाइना के अंदर भी नहीं है, लार्जेस्ट भले हुआ है, इकोनॉमी में वो डेवलप कर रहा होगा, लेकिन कंज्यूमर का जो कैपेसिटी है, परचेसिंग कैपेसिटी चाइना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इंडिया का हाईएस्ट। तो अपने आप में इंडिया का बड़ा मार्केट है, तो हमें इंडिया मार्केट को ही कवर देना चाहिए। एक एक स्टेट में हम लोग देखें तो पड़ोसी ग्रुप में उनकी कंट्री में जो पॉपुलेशन नहीं है, हमारे यहाँ पर वो एक एक स्टेट में वो पॉपुलेशन है ना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कंज्यूमर कहाँ है, तो हमारे हर स्टेट में कंज्यूमर है, पूरे कंट्री का कंज्यूमर उनसे ज्यादा हमारे यहीं पर मार्केट में है ना। तो इसीलिए एक लार्ज मार्केट है यहाँ पे, इसको इसको भी इसको माना जा सकता है, बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। अगर बात करें हम लोग मार्केट प्लेस, अब 3 डिवाइड हो चुका है। एक जनरल ट्रेड जो आसपास का अगल बगल का आपने दुकान देखे होंगे, जो जनरल ट्रेड में चले गए। एक मॉडर्न ट्रेड जो भी मॉल वगैरह जो भी है, रिलायंस बाजार, इस टाइप से बिग बास्केट, बिग बाजार, ये जो आ रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, डी मार्ट, ये सब आपका मॉडर्न ट्रेड में चले गए हैं। और आपका ऑनलाइन सेल भी आपका अच्छा हो रहा है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट से हो गया, है ना, अमेजोन से हो गया, बिग बास्केट से हो गया, ब्लिंकिट से हो गया। ये इसका भी अपना ही मार्केट है। लेकिन सबसे अच्छा मार्केट और आपका कम इन्वेस्टमेंट से जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको डायरेक्ट आप सेल करेंगे, तो जनरल ट्रेड मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट माना जाता है इंडिया के अंदर में। तो काफ़ी लार्जेस्ट स्केल है जनरल ट्रेड मार्केट। और इसमें क्या होता है,
कैश में भी सेल होगा। अगर मॉडर्न ट्रेड में जाएंगे तो मॉडर्न ट्रेड वाले अभी बड़ी बड़ी कंपनी का जो मॉल है, मार्ट है, तो ये लोग आपका एक कंडीशन 60 डेज 90 डेज मिनिमम 30 डेज से नीचे तो ये गिरते भी नहीं, तो वहां सर्वाइव होना दिक्कत हो सकता है। ऑनलाइन सेलर इसमें अगर आप मानकर चले नेचुरल कोई जूस बनाकर देते हैं, नेचुरल वाला, तो वो उसका भी स्कोप है। अदरवाइज 20 रुपीज प्रोडक्ट का ऑनलाइन में सेल नहीं हो सकता। आपको भी मालूम है कि 120 रुपीज तो आपको अमेजन वाले चार्ज करते हैं, 120 तो कुरियर चार्ज और एमआरपी में 10% लेस, 12% का जीएसटी प्रोडक्ट है, ये 12% का जीएसटी लेस करते ही वो आपका हमारा जो कॉस्टिंग है उससे काफी नीचे में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मानकर चले अभी हमने जो बात किए थे हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन, जिससे अगर हम लोग डायरेक्ट रस निकालते हैं जैसे एप्पल का, तो उसका मार्केट में कंपटीशन नहीं है। और इस टाइप का प्रोडक्ट कंज्यूमर भी चाह रहा है कि हम नेचुरल कुछ लें, क्योंकि फ्लेवर पीने के लिए तो माजा कम नहीं है, माजा ही पी रहे हैं लोग, हम लोग की उनको प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी जो कंज्यूमर है नया प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, उनको टेस्ट के साथ में हेल्दी चाहिए, नेचुरलपन होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में एक से एक ब्रांड है, उनको छोड़कर हमको क्यों ले कोई भी बच्चों, इसलिए लेंगे ना कि हम नेचुरल कुछ दें, परसेंट हमारा हाई होना चाहिए। ठीक के लिए तो क्या है, लोग अभी जनधन कम नहीं, वो तो पतला नहीं बनाया, मोटा है। अरे जनधन कम डाल दोगे तो मोटा बन जाएगा, गाँव में मोटा बन जाएगा, वो यूज नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि जनधन कम यूज करो, हमारा केमिकल रॉ मटेरियल का पॉइंट में भी नहीं डाला। ठीक लोग बोलते ना, नहीं ठीक है उसका अच्छा है, अरे पॉइंट डालने से ठीक होगा थोड़ी है, आटा तो नहीं डाल सकते, तो जनता कम डाल दिया, जिसको सिंथेटिक जूस बोला जाता है, सिंथेटिक ड्रिंक बोला जाता है। अभी मैक्सिमम कंपनियां वही यूज कर रहा है, मैक्सिमम कंपनियां परसेंटेज आउटपुट बल्ब का परसेंटेज कम है। नहीं तो आप एक चीज बताइए, पेट बोतल में है, आप उन्होंने बल्ब डाला होता तो फाइबर नीचे से बाहर से दिखना चाहिए ना, अभी नहीं दिख पा रहा है ना कोई भी, बाहर से आउट से आपको फाइबर दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है, क्यों सॉलिड हो गया, ऊपर से नीचे तक एक ही टाइप का बैलेंस में आ गया। तो रीजन यही चीज है कि इसका नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से कंज्यूमर देख सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड काफी अच्छा है और इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग अभी ये सारी चीज में रिपीट पढ़ूं फिर बताऊं, तो टाइमिंग का मेरे ख्याल से अभाव होगा, करीब करीब 1 घंटा होने वाला है और आगे बढ़ते हैं सर। तो फ्यूचर भी आपने देख लिए, बता दिया, अभी डिस्कस कर लिए, वही चीजें इसके वही चीज पॉइंट है जो हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यू वही चीजें आप लोग को शेयर कर लेंगे, सर भी इसमें देख लीजिएगा। सर आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, वही चीजें यहाँ पर अभी देखते हैं। यहाँ आकर देखिएगा तो मार्केट में फ्लेवर ऑफ जूस तो मार्केट में कितने अवेलेबल है, उसमें से मेजर पॉइंट को हमने कुछ डाला हुआ है, जैसे मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, मिक्स फ्रूट, ये सारे चलने वाले हैं, कंटिन्यू चलने वाले हैं, है ना। इसमें से अभी आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एप्पल जूस को आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एप्पल जूस इंडिया के अंदर में लार्ज स्केल में एप्पल का प्रोडक्ट भी होता है, फार्मिंग भी होता है, तो एप्पल इजीली भी मिलता है, इसको ये हेल्दी माना जाता है। अगर आप एक जूस सेंटर में जाएंगे तो एप्रो मेरे ख्याल से 150 ml जूस या 100 ml जूस देगा वो, तो उसका रेट 100 रुपीज ले रहा है मार्केट, इतना 100 रुपीज। तो आप 30 रुपीज में आपको अपना मार्जिन, जितना मार्जिन हमने अभी को बताया था 60 to 90% मार्जिन आप रखने के बाद 30 रुपीज में 200 ml आप नेचुरल जूस दे सकते हैं कंज्यूमर को। आपका जो मार्जिन बताया वो मार्जिन भी देने के बाद, है ना, हाइजीन प्रोडक्ट हम कितना में आप दे पाएंगे, 30 रुपीज में 200 ml। अभी पब्लिक को ये अवेलेबल है नहीं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी बोलो मेरे को अभी जूस सेंटर में जाकर जूस लेंगे, मेरे को मैक्सिमम 150 ml या 100 ml देगा, छोटा ग्लास का बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज लेगा, है ना। उसमें भी वो आइस भी डाल दिया होगा या पानी भी डाल दिया, ये तो मालूम नहीं है, मैं उनको डोमिनेट नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट का ट्रेंड है। तो कंज्यूमर क्या चाह रहा है, हम उसके ऊपर सोच के अगर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो बिजनेस चलना ही है, वो ब्रांड चलना ही है ना। तो कंज्यूमर चाह रहा है जो चीज मैं वहां ले रहा हूँ, जो आपका अनार का जूस ले रहा था वो चीज अब वो टेस्ट है ही नहीं, तो लोगों को फ्रेश जूस से भी थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं कि नहीं अच्छा चीज नहीं मिल रहा है।
तो अगर हम लोग अच्छा चीज दे पाते हैं तो क्यों ना दे। जो मार्जिन हमने को डिसाइड किया है 60 to 90% आपका, और मार्जिन 95% वो सेव है। आपको माइनस करके मार्जिन देने के लिए तो बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। तो नेचुरल प्रोडक्ट तो हम लोग दे सकते हैं। और इसमें अभी ये जो फ्लेवर है, जैसे मैंगो है, लीची है, जो भी फ्लेवर है, इसको आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। अभी नया ट्रेंड है मार्केट में, ये आपको एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है। एक हरियाणा का कंपनी है, मैं जानता हूँ, छोटा सा स्केल से उन्होंने चालू किया था। आज उनके उनका जो फैक्ट्री है वो समझिए 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो चुका है। मेरे सामने की बात है ना, मैं उनसे एकदम फ्रेंडली हूँ। तो उनका जूस चलता है क्यों? उन्होंने मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, इसको एलोवेरा ऐड कर दिया। देखिए डाइजेशन सिस्टम के लिए कितना फायदाजनक कर दिया। और बच्चा भी जैसे हुआ था, मानकर चले कोई एक जनरल जूस पी रहा है, माजा पी रहा है, वो आप मालूम नहीं कि आगे जाकर कितना आपको हेम्पर करेगा या नहीं करेगा। अगर एलोवेरा होगा तो वो भी बच्चा, आपका बच्चा भी पिएगा तो आप बोलेंगे पीने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हेल्दी करेगा, है ना। क्यों? इसके अंदर में नेचुरल प्लांट है, हर्ब्स है, एलोवेरा फ्रूट भी है। ये तो एलोवेरा तो फ्रूट भी बोलता हूँ। इसका बेनिफिट भी काफी है। बिजनेस के साथ में कुछ अच्छा देखकर, कुछ अच्छा करके हम लोग कुछ कर पाए, तो इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। जैसे अभी आपको आंवला जूस हो गया, आंवला भी ये आयुर्वेदिक ही नहीं है, ये हेल्दी जूस है। डाइजेशन सिस्टम के लिए, कैल्शियम के लिए कितना है, विटामिन सी के लिए कितना अच्छा है। तो इसको भी अगर आप मैंगो, लीची के साथ में आंवला दे दिए, एलोवेरा आंवला दे दिए, है ना, त्रिफला भी आपने थोड़ा सा टच करा दिए। त्रिफला जूस ये अपने आप में एक जूस है। सिरप अलग है, पाउडर अलग है, चूर्ण अलग है, लेकिन त्रिफला नाम से हम क्या डरते हैं कि ये मेडिसिन हो गया। तो मेडिसिन के रूप में अगर ज्यादा परसेंटेज हम त्रिफला को यूज करेंगे तो ये मेडिसिन हुआ। लेकिन त्रिफला को अगर हम टच में डाल देते हैं, जैसे एलोवेरा का अभी जनरल काफी कंपनी आने लगे, हमारा भी आता है। एलोवेरा में हमने मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी सारे फ्लेवर में हमने निकाल दिए, है ना। तो इसलिए निकाले कि हेल्थ कंसियस लोग हो रहे हैं। अभी मॉडर्न ट्रेड से आप बात करें तो ज्यादा सेल है ना, ऑनलाइन से ज्यादा सेल है उस प्रोडक्ट। जनरल ट्रेड में लोग डरते हैं, दुकानदार डरते हैं कि हम लोग उनको पूछते ही नहीं ना कि हमारे पास ये है क्या, तुम्हारे पास एलोवेरा का छोटा सा डब्बा है 30 रुपीज की, 60 रुपीज की। और जो आपको अम्बाला का कंपनी बताया, मेरे ख्याल से 50-60 रुपीज का है मार्केट में, 30 रुपीज का बात कर, 30 रुपीज में ही आपका 90% का प्रॉफिट रहेगा। जब 30 रुपीज जब आपके 90 प्रॉफिट रहेगा तो 50 रुपीज का मार्केट में सेल हो रहा है। तो उसका तो कैलकुलेशन देखिए कहाँ चला गया, 200 का आसपास में मार्जिन चला गया। जो आपने 10 रुपये लगाया था 30 रुपये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये वाला कहानी हो गया, है ना। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, नोनी फ्रूट, नोनी फ्रूट जो है फ्रूट है, लेकिन आयुर्वेदिक वाली कंपनी ने पहले से ज्यादा यूज कर दिया। तो नोनी फ्रूट का आप कर सकते हैं, अभी ड्रैगन फ्रूट का आप चर्च कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट अभी इंडिया के अंदर में अच्छा फार्मिंग हो रहा है जगह जगह। ड्रैगन फ्रूट का भी आपको जूस मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, उसका यूज कर सकते हैं। कीवी वगैरह का तो है ही। जो बाकी जो जूस है ये भी चलते हैं, ये बेस है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर हम लोग बना के दे पाए तो ये बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी रहेगा इसके लिए। जो मार्केट में ट्रेंड भी है, इनके कंज्यूमर भी है। साउथ में अगर बात करेंगे तो साउथ ऐसे जगह है जहाँ पर आपको 365 दिन गर्मी है। पूरा मार्केट साउथ का आपका 5-6 स्टेट तो ऐसे हैं इंडिया के अंदर में जहाँ का आधा उड़ीसा आपको पूरा 365 दिन ये चलता है। पूरा महाराष्ट्र आपको 365 दिन जो चलता है। हम नॉर्थ इंडिया में आकर हो सकता है कि 3 महीने का डिस्टर्ब हो, तो 3 महीने के नाम में 6 महीना डिस्टर्ब हो जाता है। पहले से 1 महीना पहले से और स्टार्ट आपका जो है कि विंटर खत्म होने के बाद भी 1 महीना 1.5 महीना पीछे तक चलता है ना। तो 5-6 महीने का डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन आपका जो मार्केट, हमने कोई भी मार्केट पकड़ा, साउथ का मार्केट पकड़ लिए, वेस्ट बंगाल कुछ पकड़ लिए, कुछ पार्ट है जहाँ पर आपको विंटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिजनेस के लिए, है ना। नॉर्थ को प्लानिंग करेंगे तो यहाँ भी 2-3 महीने का ही डिफरेंट है। फिर भी हेल्दी लोग आजकल पीते हैं, है ना। हेल्दी लोग, जो हेल्दी कॉन्शियस लोग हैं, वो लोग जूस का प्रोडक्ट पीते ही है, लेते ही है। जूस एक डाइट हो गया है। जैसे हम लोग सोडा ले रहे थे, ये मानकर चले हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ऊपर पेप्सी पी रहे हैं, तो उसकी जगह पर हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। आफ्टर कोविड तो और ज्यादा हुआ, ह्यूमिडिटी पावर लोगों का कम हो रहा है, वीक फील कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, फील हो रहा है ना, मुझे फील हो रहा है। मुझे कितने डाइजेस्ट मानकर डिजीज नहीं था, आफ्टर कोविड के बाद मुझे फील हो रहा है। तो उसके लिए तो लोग हेल्दी प्रोडक्ट की यूज करेंगे। तो ये जो अभी बिजनेस कंसेप्ट है, जूस एंड ये पल्प एंड जूस का, काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। आने वाले दिन भी इसका फ्यूचर है।
कल भी था, कल से आज हो रहा है, आगे और जागे होगा। क्यों? ये नेचुरल प्लांट है, इसका जो बेस है क्या है? पानी, नेचर से है। कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, मार्जिन भी और डिमांड भी उसी का रहता है। यहाँ तो 75% वर्ल्ड में पानी है, फिर भी हम लोग एक मिनरल वाटर 20 रुपए 30 रुपए में खरीदने लग गए हैं ना। तो ये तो जूस भी है ना, उसके अंदर कुछ फल भी डाला है ना। तो इसका फ्यूचर और आगे है। लोग कंसिस हो रहे हैं, हेल्थ कंसिस हो रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि कुछ हम हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक ही पिए। तो उस तरीके से अगर आप नजरिया से देखेंगे तो ये बिजनेस काफी अच्छा रहेगा। और इसको ऑल इंडिया लेवल पे आप फैला सकते हैं, अपने ही स्टेट लेवल में भी फैला सकते हैं। या आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 2 या 3 स्टेट को लेवल में लेकर चलूँ, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फ्यूचर अच्छा है। अगर पल्प का ही अगर बात करते हैं तो अपने आप में पल्प का ही भी बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस है। खाली पल्प का ही बिजनेस, ये तो अभी हमने जूस पे बात कर, पल्प का ही बिजनेस करेंगे तो एवरी जो कंपनी जैम ये बनाते हैं उस कंपनी को भी आपको जरूरत पड़ता है। जैसे अब सिंपली जाम का ही मैं बात एग्जाम्पल एक देता हूँ, उसका ज़्यादा टाइम नहीं होगा, सर्विस आए वेट में रहेंगे। तो पल्प का ही मैं पल्प से रिलेटेड जाम का बात करता हूँ। तो जाम देखिएगा, मार्केट में जितने भी जाम अवेलेबल है, ब्रांड अच्छी अच्छी कंपनी का, वो ब्रांड क्या लगता है आपको? वो नेचुरल पल्प है? नेचुरल पल्प है? नहीं है ना। तो नहीं, नेचुरल पल्प होता तो वो च्यवनप्राश जैसा आपका स्लिप हो जाता। आपका ब्रेड में जैम लगाइएगा तो नीचे ब्रेड फट जाती है, जैम आपको लगता नहीं, कैल्शियम नहीं होता है, कितने। तो इसीलिए क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट को अगर हम बात करेंगे तो पल्प से रिलेटेड जो भी चीज हो, एप्पल साइडर का बात करें, अभी एप्पल साइडर एक्सपोर्ट होता है। एप्पल साइडर हम किसी एक कंपनी को देते हैं, वो टोटल 100% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। वो थोड़ा सा दिखाने के लिए ऑनलाइन में सेल करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। एप्पल साइडर का इतना ज्यादा डिमांड है, वो भी कौन सा? मदर क्वालिटी। एप्पल साइडर में दो क्वालिटी होते हैं, एक आपको रेडीमेड आपने बना लिया जिसमें आपने साइट्रिक वगैरह ये डाल के आर्टिफिशियल विटामिन डाल के आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एक मदर क्वालिटी, मतलब उसके न्यूट्रिशन फैट जो होना चाहिए था, एक नेचुरली जो होना चाहिए, उसको हम लोग मदर क्वालिटी बोलते हैं, है ना। वो भी जूस पे रिलेटेड होता है एप्पल साइडर। अभी फैटी लिवर वाले जितने भी है, कोलेस्ट्रॉल वाले जितने भी है ना, डायबिटीज वाले जितने भी है, जो हेल्दी है, जो ज्यादा मोटापा है, सब लोग क्या यूज कर रहे हैं? एप्पल साइडर। तो एप्पल साइडर में भी अगर मदर क्वालिटी का अगर आप बना के देते हैं इजीली, इसमें कोई ज्यादा मशीन कुछ नहीं लगता, यही मशीनों से तैयार होता है। इसमें से आपको एक दो टैंक लेना है बस। इसमें से आपको कोई नया चीज नया इन्वेस्ट करना ही नहीं है। एप्पल साइडर भी जूस से रिलेटेड है, अनलिमिटेड कंपनी बनाती है। मदर क्वालिटी तो मेरे ख्याल से एक या दो ही कंपनी बनाती है, एक हम भी बनाते हैं इसमें से, है ना। और जिसको हम देते हैं वो टोटल 100% एक्सपोर्ट। इतना डिमांड है। तो एप्पल सबको मालूम है, इंडिया का एप्पल जूसी और हेल्दी है। अभी एप्पल यहाँ भी आपको यूएस से भी मेरे ख्याल से इंपोर्ट होते हैं, वो भी क्रंची होते हैं, लेकिन हेल्दी। उसके न्यूट्रिशन फैट को अगर टेस्ट करेंगे, टीएसएस को टेस्ट करेंगे, तो आपको इंपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एप्पल है वो अच्छा माना, वो अच्छा है, इसमें क्वालिटी इसमें वाकई अच्छा दिया गया है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड बताए हुए हैं सर ने, तो सर के हिसाब से अभी जब टाइम आएगा उस हिसाब से आपका कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो हम लोग उसमें बात कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ रहेगा इससे रिलेटेड, कोई भी चीज़ हमारे जो ऑफिस में आपके पास जो नंबर होगा वहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहाँ हमको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो जूस पर फूड के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप करते चलेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही क्वालिटी का जूस मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और अच्छा सेल भी मार्केट में आएगा, जिसमें कम मैन्युफैक्चरिंग लागत में और कम मैन पावर में। अगर आप चाहेंगे नहीं मेरे पास इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं लार्ज स्केल में करना चाहूँगा, वो भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे मेरे पास भी छोटा सा बजट से मैं चल सकता हूँ, छोटा सा बजट से मैं काम करूँ, तो भी आगे बढ़ सकते हैं। सर नेक्स्ट सर। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त आज हमें